नरेंद्र। हर्ष गुड इवनिंग। भाई हर्ष अभी अभी क्लास किए हो, अभी फिर कर रहे हो। देख लो, सेल्फ स्टडी का टाइम बचा लेना, बस ये कहूंगा। आलेख, ऋषि, अंशु, शोभित, सभी को गुड इवनिंग। आप लोगों को मैंने नोट्स भेजा था, आपको मिल गया होगा। नोट्स आपको भेजा था, मिल गया होगा, उसको तमीज से पढ़िएगा। ठीक है, वो रटना है आपको। अब फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, बाद में एक सेशन ले लेंगे उस पर। जो समझने वाला और न्यूमेरिकल पार्ट था वो मैंने मैग्नेटिज्म का करा दिया है। ठीक है, बिल्कुल। ईएमआई शुरू करेंगे, अगला चैप्टर यही है, वही शुरू होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो उसको आराम से पढ़िएगा। उसमें ठीक है, हिस्टेरिसिस पे कुछ आपको दे देंगे। उसमें नोट्स में एक चीज मिस हो गया है, जो डिफिनेशंस होते हैं ना, वो वाला पार्ट मिस हुआ है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है ना, जो दो चार डिफिनेशंस हैं वो मिस हुआ है। वो आप अपने बोर्ड की बुक से भी देख सकते हो, नहीं तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नो डाउट इसमें मैग्नेटिज्म की चीजें रहेंगी, है ना। बिना मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस इससे काफी आते हैं, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, है ना। ठीक है, एक सेशन ले लेंगे, आपको हिस्टेरिसिस के लिए 10-15 मिनट का टाइम लेंगे, हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद लिखा हुआ है एक वर्ड इंडक्शन। ठीक है, याद है मैंने जब तुम लोगों को चार्ज पढ़ाया था तो बताया था कि चार्ज जो है ट्रांसफरेबल है वन बॉडी टू अनदर। उसके मोड ऑफ ट्रांसफरेबल की बात बताई थी, उसमें एक मैंने इंडक्शन भी बताया था, इंड्यूस इफेक्ट, है ना। चार्ज इंड्यूस, ड्यू टू इंड्यूस इफेक्ट भी जो है चार्ज जो है हो सकता है। तो चार्ज इंड्यूस इफेक्ट में अपने पास, आपके पास क्या देखा था आपने कि कोई चार्ज के सराउंडिंग में कोई कंडक्टर आता है तो पोलराइज हो जाता है और वहां पे इंड्यूस इफेक्ट आता है। तो कुछ उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं कि यहां भी कोई चीज ऐसा हो रहा होगा कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर से कुछ इंड्यूस हो रहा होगा, है ना। कुछ एक्सटर्नल, बिल्कुल बिना कांटेक्ट में आए, तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से कोई चीज इंड्यूस हो रहा होगा। तो उसको समझने के लिए, इंडक्शन फिनोमेना को समझने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी से यहां पे फेमिलियर होना पड़ेगा, वो है अपना मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले आपको इस पे फेमिलियर होना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स से, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। तो इस पे बहुत समय नहीं लेंगे क्योंकि सब आपको पता है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, जैसे अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे ही अपना मैग्नेटिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप बोलते थे फाई इक्वल टू ई डॉट
एस या ई डॉट डी एस या सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे फाई इक्वल टू बी डॉट एस या बी डॉट ए, जो भी आप बोलिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आप डिफाइन करते हो वही डिफाइन करते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया। यहां पे भी एरिया वेक्टर का वही कॉन्सेप्ट है। एरिया वेक्टर आप कैसे देखोगे, थोड़ा देखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो पहले तो इसको डिफाइन कर लिया जाए। इसको आप डिफाइन करते हो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, है ना, जिसमें कि एरिया वेक्टर सभी लोग फेमिलियर हैं एरिया वेक्टर से। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो यही आएगा बी ए कॉस थीटा। इसका क्या मतलब है बी ए कॉस थीटा का? इसका ये मतलब है कि कोई हमारे पास अगर लूप है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास हो रही है, मान लीजिए बहुत सारी पास हो रही हैं, और ये अपना एरिया वेक्टर होगा। है ना, नॉर्मल आउटवर्ड। तो यहां आप बोलते हो कि ये जैसे बी है और ये अपना एरिया वेक्टर का ए कैप है। तो आप बोलोगे थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो यही थीटा है। थीटा के बारे में, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सब कुछ वैसा ही है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है। अब यहां से आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा कि एक कॉन्सेप्ट जो मैंने इफेक्टिव एरिया का बताया था, तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जो इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट बताया था, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए कि हमारा कोई भी अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम की बात भी यहां कर सकते हो कि भाई हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम कब पास होगा। फाई मैक्सिमम के लिए वो हो जाएगा बी ए, है ना, और फाई मिनिमम के लिए हो जाएगा 0, और मैक्सिमम के लिए क्या होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा 0 कब होगा बताइएगा आप लोग? जब अपना प्लेन जो होगा, जब अपना प्लेन जो है इसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब अपना जो लूप है, जो प्लेन है, जो अपना मान लीजिए ये है, इससे हमें फ्लक्स निकालना है, तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के क्या होगा, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर हो, प्लेन अपना लूप जो है, लूप कैसा हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हो जाए, तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा फिर। एरिया वेक्टर जो होगा इसका, वो मैग्नेटिक फील्ड के अब पैरेलल हो जाएगा। ये बिल्कुल नया कुछ नहीं है आपके लिए। एरिया वेक्टर इसके पैरेलल हो जाएगा, ए कैप की डायरेक्शन ये होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड है अपना, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो एरिया वेक्टर इसके पैरेलल हो जाएगा, और ये मैक्सिमा का केस बनेगा कि यहां पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है। मिनिमम के लिए भी सभी बच्चों को पता है कि मिनिमम के लिए क्या होगा, फाई मिनिमम की कंडीशन क्या होगी। फाई मिनिमम में
फाई मिनिमम जो होगा वो 0 होगा, मतलब थीटा यहां पर π/2 होगा। थीटा का π/2 होने का मतलब क्या हुआ, आप लोग बताइए, कि जो अपना प्लेन है, लूप का जो प्लेन है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाए। बताइए, इस तरीके से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाए। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अगर ये पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो प्लेन के जो अपना लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अगर पैरेलल हो जाए तो सभी लोग समझ रहे हैं कि यहां पर जो फ्लक्स होगा वो 0 जाएगा। उसका रीजन ये है कि एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये सब बिल्कुल नया नहीं है, आपने सब इलेक्ट्रो में किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूं। ये बी है तो ये अपना 90 हो जाएगा। तो यहां पर ये मिनिमम की कंडीशन होगी, ये अपनी मिनिमम की कंडीशन होगी। क्लियर है सभी बच्चों को? बिल्कुल। अगर आप मान लीजिए कोई थीटा की बात करते हैं, इसी में किसी जनरल थीटा की बात करते हो कि लूप अपना कुछ जनरल थीटा पे है, तो जनरल थीटा का मतलब कुछ ऐसा देखो, है ना, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड, अब जो लूप है वो लूप किसी थीटा एंगल पे है, और वो थीटा एंगल आपका यहां से डिफाइन हो रहा है, ये है। और मैग्नेटिक फील्ड मान लो हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड जो है अपनी हॉरिजॉन्टल है, ऐसे जा रही है। तो इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट याद होगा सभी बच्चों को। यहां पे हम एरिया का प्रोजेक्शन ले लेंगे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लेंगे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये तो सबको क्लियर होगा, एरिया वेक्टर का हम प्रोजेक्शन ले लेंगे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपका प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, जो अपना प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, वो एरिया कुछ ऐसा होगा, देखो, तो ये अपना प्रोजेक्टेड एरिया आएगा जो शेडेड है, कलर्ड है। तो दैट इज योर प्रोजेक्टेड एरिया, दिख रहा होगा सभी को। तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया का जो एंगल होगा वो थीटा है यहां से, तो ये एंगल अपना थीटा है, ये एंगल अपना थीटा है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टेड एरिया है इसका, वो अपने पास, अगर इसका टोटल एरिया ए है तो ये एरिया आपको पता है कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इस पूरे प्रोजेक्टेड एरिया, ये ऐसा था, अब ये प्रोजेक्टेड एरिया है, ठीक है। तो अब यहां से एसबीटी कर सकते हैं भाई, बढ़िया बुक है एडवांस के लिए, एएम से सही है एसबीटी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है लेकिन वही है, बट कर सकते हो, बेस्ट बुक है। मतलब वो एक ऐसी बुक है जिसमें कि ना बहुत ऊपर, मतलब टू द मार्क है, जेई एडवांस तक ही है, अनाप शनाप नहीं है उसमें, ठीक है, क्लियर है। बट उसमें ये है कि सारे आपको सब्जेक्टिव मिलेंगे, पैटर्न बेस है तो पैटर्न बेस आपको नहीं मिलेगा, है ना, पैटर्न बेस नहीं मिलेगा, ये है। तो यहां से अपने पास ये ए है और ये ए कॉस थीटा, तो अपने पास ये बी हो जाएगा,
तो यहां पे जो फ्लक्स होगा पाई आप बोल सकते हो क्या, बी इंटू ए कॉस थीटा। और ये ए कॉस थीटा के बारे में ये सब नया नहीं है, क्या है, इफेक्टिव एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यही तो है, ये इफेक्टिव एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बोलो भाई, इफेक्टिव एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये आप बोल सकते हो फ्लक्स के लिए। ठीक है, अब एक और भी कॉन्सेप्ट है जो तुम लोगों को बताया था मैंने, कि एक दूसरे वे से भी और देख सकते हैं। सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है इसका? सेकेंड अप्रोच ये है, देखो कि यही अपना जो लूप है, मान लो अपने पास लूप ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड अपनी जो है इसको पेनिट्रेट कर रही है किसी एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कर रही है इसको किसी एंगल पे। तो दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि हम बी का कंपोनेंट ले लें। बोलो भाई, जैसे वहां ई का लेते थे, ये बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि हम, सेकेंड अप्रोच ये है कि हम बी का कंपोनेंट ले लें एक प्लेन के अलोंग और दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर, दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये अपना थीटा है। तो बी का जब कंपोनेंट लोगे तो एक बी के अलोंग आएगा, प्लेन के अलोंग, और एक होगा प्लेन के परपेंडिकुलर। थीटा मैं ये ले लेता हूं, ये भी सही है, बट थीटा मैं ये ले लेता हूं क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल बी कॉस थीटा लिया हुआ है, तो कॉस थीटा के लिए ले रहा हूं और कोई बात नहीं है। और वो एरिया वेक्टर से एंगल होता है ना, तो इसीलिए एरिया वेक्टर वाला ही एंगल ले रहा हूं। तो यहां से अगर आप देखोगे तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उससे तो कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, ये होगा बी साइन थीटा, ये है पैरेलल टू प्लेन। और दूसरा अपना है परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्लक्स, दैट इज बी कॉस थीटा, और ये पूरा एरिया अपना ए है। तो फ्लक्स यहां भी आप लिख सकते हो बी कॉस थीटा इंटू ए, ऐसे भी देख सकते हो। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर टू एरिया। तो बोथ अप्रोच आप देख सकते हो कहां पे क्या आपको अप्लाई करना है, ऐसा आप लोगों ने काफी किया भी हुआ है। तो दोनों साइड ट्रू है, ठीक है, दोनों साइड ट्रू है। जनरली हम बी का एंगल ए से जो डॉट लेते हैं ना, तो वो थीटा जो है एरिया वेक्टर से लेते हैं। ए डॉट बी करते हो तो ए और बी के बीच का एंगल होता है, इसीलिए थीटा यही लिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये थीटा दिया जाता है तो आप इसको यहां वाला थीटा निकाल के करिएगा, और क्या होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये फ्लक्स का थोड़ा मैंने आपको रिकैप किया, क्योंकि कहानी जो शुरू होगी वो फ्लक्स से शुरू होगी। और पहला यही है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहीं से कहानी शुरू होती है अपनी इस चैप्टर की। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहला जो लॉ है, इसमें दो ही लॉ है, पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों लॉ पे घूमेगा, लेंज लॉ और फैराडे लॉ। दो साइंटिस्ट ने जो दिया था, लेंज लॉ और फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
फैराडे ने इसमें जो लॉ दिया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके आधार पे दिया, और उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने क्या किया, एक कोई कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है, उस कंडक्टिंग कॉइल में को टेबल पे रखा और कोई अपना बार मैग्नेट उसको वो पास लेकर आए, और जो अपना कंडक्टिंग कॉइल है उसको उसमें उन्होंने एमीटर लगा के रखा था। तो जब भी वो पास लेके आ रहे थे, जब भी आप उस बार मैग्नेट को उस कॉइल के पास लेके आ रहे हो, ठीक है, या दूर लेके जा रहे हो, तो उसमें हमें करंट डिटेक्ट हुआ, उसमें हमें करंट डिटेक्ट हुआ, जबकि हम कॉइल में हमने कोई बैटरी नहीं लगाई थी कि कोई पोटेंशियल सोर्स हमने अलग से लगाया था। हाँ भाई लोकेश, न्यू चैप्टर है भाई, बीच में घुसते हो फिर। न्यू चैप्टर है भाई, न्यू चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर का नाम है। तो यहां पर अपने पास क्या होगा कि कोई मैग्नेट अगर आप लेके आया तो कोई रियल बैटरी का सोर्स नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। उस कॉइल में जो एमीटर ने करंट डिटेक्ट किया वो किसी रियल पोटेंशियल सोर्स के वजह से V = IR से नहीं आया, वहां कोई बैटरी नहीं लगी थी, फिर भी उसमें करंट डिटेक्ट हुआ। इससे यह समझ में आया कि उस मैग्नेट के पास आने या दूर जाने से कुछ तो हो रहा है, जिसके वजह से जो है अपना क्या होगा, उसमें करंट जनरेट हुआ है, ठीक है। अब वो मैग्नेट का कोई एक्चुअल कांटेक्ट भी नहीं है उस कॉइल से, ठीक है। तो वही बात इंडक्शन की आ रही है, इंड्यूस की बात आ रही है, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिख दूं, फैराडे ने क्या बोला था। तो स्टेटमेंट ये आपके स्कूल में भी आता है लिखने को हमेशा। अकॉर्डिंग टू तो आप लिख ही लेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स with respect to time the rate of change of flux with respect to time is equal to induced EMF, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंड्यूस EMF। मैंने शॉर्ट में लिखा है जिससे आपको याद रहे, बाकी आप बुक में देख सकते हैं कहानी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंड्यूस EMF, ठीक है। इंड्यूस EMF किसके क्रॉस भाई, जिसके क्रॉस हो फ्लक्स आपका चेंज हो रहा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंड्यूस EMF अक्रॉस ए कॉइल, कोई कॉइल होगा उसके क्रॉस होगा, या जो भी आप बता सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली आप इसको, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका है E इंड्यूस इज इक्वल टू -d∅/dt, जिसमें माइनस साइन जो है इसका योगदान, माइनस साइन का योगदान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, माइनस साइन फैराडे का योगदान नहीं है, माइनस साइन किसी और का कंट्रीब्यूशन है, और वो है लेंज ने बताया था, ये दोनों का मिलकर लॉ है, ठीक है। फैराडे ने बस यही बताया था कि d∅/dt होगा। फैराडे के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड होगा, एक्चुअली फैराडे के अकॉर्डिंग वो केवल मैग्नीट्यूड की बात बताए थे, उन्होंने बताया था दिस इज इक्वल टू d∅/dt। जो मैग्नीट्यूड होगा ये फैराडे तक है, फैराडे ने केवल मैग्नीट्यूड की बात बताई थी। लेकिन जो इंड्यूस EMF है, इंड्यूस EMF सभी बच्चों को याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने EMF पढ़ा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरी का जो इलेक्ट्रोड्स को कैथोड और एनोड को मूव कराने के लिए होता है। आइडियल बैटरी होती है तो EMF जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। रेट का मतलब ही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सोनू, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है।
तो मैथ्स के स्टूडेंट हो मेरे भाई, वाई अगर फंक्शन ऑफ एक्स है, कैसी बात कर रहे हो, वाई अगर फंक्शन ऑफ एक्स है और अगर वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी है, तो मैं इसको dy बाई डी टी लिखूंगा, तो दिस इज y विथ रिस्पेक्ट टू t, लेकिन इसको मैं अगर dy बाई डी एक्स लिखूंगा तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होगा ना। तो आप कैसे बोल रहे हो कि रेट का मतलब ही टाइम होता है? बहुत भोले हो मेरे भाई, शायद समझ गए होगे। ऐसा मत सोचना है कि रेट का मतलब टाइम होता है। रेट का मतलब वो फंक्शन किसी से, वो जो फ्लक्स है वो एक फंक्शन है, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर सकता है या किसी और के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो ये है किसके रिस्पेक्ट में होगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। तो यहां पे ई इंड्यूस मैंने डी फाई बाई डी टी लिखा, ये फैराडे के वजह से, तो फैराडे के, ये है अपना केवल फैराडे जिन्होंने केवल मैग्नीट्यूड बताया। ठीक है, लेकिन ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है इसमें एक और लॉ छुपा हुआ है, यही हमें समझना भी है, और वो है लेंज। तो ये जो कंप्लीट है इसमें दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ये पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, ये है फैराडे एंड लेंज। फैराडे और लेंज दोनों के लिए माइनस साइन, नेगेटिव साइन, ये लेंज ने एक्सप्लेन किया था। लेंज ने क्या बोला था, क्या बोला था लेंज ने? देखिए, अकॉर्डिंग टू लेंज उन्होंने साइन के बारे में क्या बताया था? साइन के बारे में लेंज ने यह कहा था कि जो अपना फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है, जो फ्लक्स अपना चेंज होगा, कहीं से भी होगा, किसी लूप से होगा, किसी एरिया से होगा, ठीक है, तो जो भी अपना ये फ्लक्स का चेंज आएगा, फैराडे ने बताया कि अगर फ्लक्स का चेंज है चाहे जैसे हो रहा हो, ठीक है, तो हमें एक इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। लेंज ने यह बताया कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका साइन क्या होगा। तो उन्होंने क्या बताया इस साइन के लिए? उन्होंने ये बताया कि आप मैथ से भी समझ सकते हो, पहले मैं लिख दूं। अकॉर्डिंग टू लेंज, the rate of change of flux the induced EMF always in such a way so that it always opposes the rate of change of flux, rate of change of flux। अब इसमें यह मत लिख देना कि इट ऑलवेज अपोजेस द फ्लक्स, ठीक है, ये मत लिख देना गलती से कि इट ऑलवेज अपोजेस द फ्लक्स। कि लेंज ने यह बताया कि जो अपना इंड्यूस ईएमएफ है उसका साइन ऐसा होगा कि वो हमेशा जो फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज को अपोज करेगा, फ्लक्स को अपोज नहीं करेगा। दोनों में भारी अंतर है, समझाता हूं। तो लेंज ने यह बताया कि जो भी अपना ये इंड्यूस ईएमएफ है, ये तो फैराडे ने मैग्नीट्यूड बताया कि भाई फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा।
फिर इसने लेंज ने बताया कि जो भी वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जो रेट ऑफ चेंज है उसके अपोजिट होगा। आप खुद देखो, मैथ्स इतना तो पढ़े हो, डी फाइव बाई डी टी के आगे माइनस लगा है, डी फाइव बाई डी टी के आगे माइनस लगा है, तो डी फाइव बाई डी टी के आगे माइनस लगा है, क्या मतलब हुआ कि अगर अपना डी फाइव बाई डी टी टाइम के साथ घट रहा होगा, डी फाइव बाई डी टी अगर टाइम के साथ घट रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग होगा, तो ये डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब अगर डी फाइव बाई डी टी डिक्रीजिंग होगा तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, उसको अपोज करेगा। अगर हमारा डी फाइव बाई डी टी इंक्रीजिंग इन नेचर होगा टाइम के साथ तो क्या होगा, ईएमएफ माइनस में आएगा, मतलब उसको अपोज करेगा। तो किसी भी कंडीशन में ईएमएफ जो होगा वो फ्लक्स को अपोज नहीं करेगा, किसको अपोज करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसका थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, वो फ्लक्स को अपोज बोल देते हैं, ऑलवेज अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि फ्लक्स को अपोज कर रहा है, ये रेट ऑफ चेंज को अपोज करेगा। अभी समझ में आ जाएगा, पहले मैं इसके इन दोनों का मैंने पहले स्टेटमेंट आपको लिख दिया। अब चलिए इसको समझते हैं, इस बात को। इस बात को समझने के लिए फैराडे के एक्सपेरिमेंट को लेते हैं। जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने यही किया था कि मान लो हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में इसको डिस्क लगने लगा, इसको कॉइल ही रहने दो। एक हमारे पास कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है, और एक बार मैग्नेट है। तो ये बार मैग्नेट को आप लेके आ रहे हो इसके पास, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई डायरेक्शन में इसको लेके आ रहे हो। बार मैग्नेट को मैं डाउन इधर लेके आ रहा हूं, और पोलैरिटी देख लीजिए बार मैग्नेट की क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, और ये इधर आ रहा है, ये कंडक्टिंग कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है। अब ध्यान से समझिएगा, जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था उसको समझिएगा। इस चैप्टर के लिए आपको मैग्नेटिज्म, जो अभी लास्ट चैप्टर छूट गया है आपका, मैग्नेटिक फील्ड में बायट-सेवर्ट्स लॉ या करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले हैं वो आना चाहिए, क्योंकि वो यूज होंगे। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड के रिंग के या और जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब यूज हो गए। तो ये कंडक्टिंग कॉइल है, फिक्स है, इसको आप लेके आ रहे हो, तो सभी बच्चों को पता है कि क्या होगा यहां से, इस बार मैग्नेट से क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी और इससे पास होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी और इससे पास होंगे इस तरीके से। और ये क्लोज लूप बनाएंगी, ये ऐसे इधर जो मैं दिखा नहीं रहा हूं पूरा, ऊपर जगह नहीं है, आप इधर से ऐसे जाके ये साउथ में जाएंगे, ये तो सब लोग समझ पा रहे हो ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इधर से पास होंगी, ये समझ पा रहे हो। तो यहां पर अपने पास जो भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी और क्लोज होते हुए साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से आएंगी और यहां पे साउथ में जाएंगी। तो खैर हमें उससे मतलब नहीं है, जो भी यहां से निकल रही होंगी इस क्लोज लूप को तो पास करेगी, इस क्लोज लूप को पास करेंगी। तो जब इस क्लोज लूप को पास करेंगे, और ध्यान से समझिएगा ये पास आ रही हैं, तो अभी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो मान लो क्या हो रही होंगी, अभी इधर से ऊपर चली जा रही होंगी, और पास लाओगे तो वो इससे पास होके जाएंगी। तो देयर इज ए फ्लक्स, देयर इज ए फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास होके जा रही होंगी, कंडक्टिंग लूप के एरिया से, तो हमें एक फ्लक्स मिल रहा है। ठीक बात है। अब आप बच्चों को मतलब थोड़ा सा देख के समझ पाओगे सभी बच्चे कि फ्लक्स अगर
हमारा नॉर्थ और साउथ है और ये इधर आ रहा है, तो ये फ्लक्स की का नेचर कैसा है जल्दी से बताइए। ये फ्लक्स किस नेचर का है? ऑब्वियसली कांस्टेंट तो नहीं है, इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आप बताइए फ्लक्स क्या है? जब ये मैग्नेट नीचे आ रहा होगा तो फ्लक्स जो है इस लूप के रिस्पेक्ट में इसकी टेंडेंसी क्या है? यस, इंक्रीजिंग है, बहुत बढ़िया। फ्लक्स इंक्रीजिंग है क्योंकि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबकी मान लो यहां से आ रही हैं और ऐसे चली जा रही हैं, फिर जब ये और पास आएगा तो ये ऐसे आएंगी, फिर और पास आएगा तो इससे पास होके जाएंगी, ऐसे जाएंगी, इसके पास होके जाएगी। तो शायद सभी लोग समझ रहे हैं। एक भाई लिख रहा है डिक्रीजिंग, अरे डिक्रीजिंग कैसे है मेरे भाई? थोड़ा सोच लो, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, बहुत कॉमन सेंस है। आप टॉर्च लाइट बांट रहे हो और टॉर्च को आप पहले दूर था टॉर्च, फिर धीरे धीरे लेके आओगे तो यहां पे इंटेंसिटी लाइट की डेंस होगी कि नहीं, आप उससे भी समझ सकते हो। तो यहां से ये अपना जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ये पास आएगा तो यहां पे फ्लक्स इंक्रीजिंग इन नेचर है। आप ध्यान से देखिएगा, पाई जो अपना है वो इंक्रीजिंग इन नेचर है। पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है, बाकी तो सब मैथ्स है। पूरा फिजिक्स का इतना ही पार्ट है जो अभी 15 मिनट में बताऊंगा, बाकी सब मैथ्स है। फाई आपका इंक्रीजिंग इन नेचर है। अब फाई अगर अपना इंक्रीजिंग इन नेचर है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, फैराडे को याद करिए, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, देयर इज ए ईएमएफ। फैराडे ने यही बताया था तुम्हें कि भाई फ्लक्स का अगर कोई चेंज होगा, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और आइदर इट इज डिक्रीजिंग, वी हैव ए इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, तो ईएमएफ आएगा भाई। अब अगर ईएमएफ आएगा मतलब बैटरी लगेगी, ईएमएफ आएगा मतलब एक बैटरी लगेगी, और उस बैटरी की वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू फैराडे ने बताया और बैटरी का साइन लेंज ने बताया। दो लोग मिलकर बैटरी खरीदेंगे। इस पूरे चैप्टर में बैटरी खरीदने जाएंगे दो लोग, फैराडे और लेंज दोनों जाएंगे भाई। तो फैराडे बताएंगे कि बैटरी कितने वोल्ट की, और लेंज बताएंगे कि कैसे लगाएं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी हम कैसे लगाएं। तो चलिए, अब ये इंक्रीजिंग इन नेचर है, तो आप बोल सकते हो कि देयर इज ए इंड्यूस ईएमएफ, और वो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? ये इंड्यूस होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? फैराडे ने बताया d∅dt होगा भाई। ठीक है, फैराडे ने बताया कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो d∅dt होगा। ठीक है, d∅dt का बैटरी लगा लिए। अब तुम्हें क्या करना है, तुम बस मौज लो। तो यहां पर क्या होगा, तुम्हें ही तो सब कुछ करना है, तुम ही फैराडे हो, तुम ही लेंज हो, दोनों तुम अकेले काम करोगे। तो E इंड्यूस हो जाएगा d∅dt। अब यहां पे हमें बैटरी लगानी है। तो सभी बच्चों को यह पता है, ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, करंट का फ्लो होना जरूरी है, ये कोई बात नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो करंट फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी। कब हो सकता है? जब उसको एक क्लोज पाथ मिलेगा। एक क्लोज पाथ मिलेगा तो उसे करंट भी आएगा। अगर क्लोज पाथ नहीं होगा तो करंट नहीं इंड्यूस होगा। यस, ईएमएफ हमेशा इंड्यूस होगा। ये सभी बच्चों को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो कहीं से कहीं भी पॉइंट का हो सकता है ना, बट इंड्यूस ईएमएफ जो होगा, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हमेशा होगा। लेकिन अगर हमारा क्लोज लूप प्रोवाइड हो रहा है तो उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट भी दौड़ेगा पूरे लूप में। अगर लूप हमारा क्लोज नहीं है तो हमारा आई इंड्यूस नहीं होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ हमेशा होगा। देयर इज ओनली वन क्राइटेरिया फॉर इंड्यूस ईएमएफ एंड दैट क्राइटेरिया इज rate of change of flux with respect to time, either increasing or decreasing, doesn't matter। तो आपने ये लगा दिया। अब इसकी हमें बैटरी लगानी है। तो चलिए अब लेंज को याद करते हैं। लेंज ने क्या बताया था? लेंज ने बताया था कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो टाइम के साथ जो भी इंक्रीज होगा तो ईएमएफ ऐसा होना चाहिए कि वो उस एक्सटर्नल फ्लक्स को इंक्रीज ना होने दे। यही बात है।
तो इंक्रीज ना होने दे, इसका मतलब क्या हुआ? अब चलिए यहां देखते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल फ्लक्स है वो नीचे है और बी भी नीचे है, तो एक्सटर्नल फ्लक्स अपना नीचे है, पाई इधर है। देखिएगा कैसे आप बैटरी लगा रहे हैं पोलैरिटी, पाई इधर है, पाई एक्सटर्नल, और ये इंक्रीजिंग इन नेचर है। ये समझाने के लिए, आपको ये सब करना नहीं होगा, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये इंक्रीजिंग इन नेचर है। तो जो अपना है ना, और बी एक्सटर्नल, इसको मैं इनफैक्ट यहां बना दूं तो आपको ज्यादा समझ में आए, मैं अलग से ही बना दे रहा हूं। ठीक है, अब जो बैटरी लगेगी इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ चुका है, तो यहां पे क्लोज लूप है तो करंट भी होगा, ये हमें पता है। इसमें हमने ये देखा कि हमारा जो फाई एक्सटर्नल है, बी एक्सटर्नल इधर होगा, तो फाई एक्सटर्नल भी अपना इधर है, ये बी एक्सटर्नल है, ये अपना फाई एक्सटर्नल है, और ये दोनों, ये जो है अपना इंक्रीजिंग इन नेचर है। ठीक है, तो इसके वजह से यहां इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो मैं एक बैटरी लगाने जा रहा हूं। अब ये बैटरी कैसे लगेगी ये आपको देखना है। तो मुझे ये बताओ कि जो बैटरी लगेगी उससे करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब जो करंट फ्लो होगा उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये आप मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ चुके हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर हैज इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यह सोचना है कि अगर हमारा फ्लक्स इंक्रीजिंग इन नेचर है तो हम कैसे बैटरी लगाएं जिससे कि हमें जो करंट मिले उसका जो अपना बी हो वो इसको क्या करे, इसको इंक्रीजिंग टेंडेंसी को क्या करे, इंक्रीजिंग टेंडेंसी को अपोज करे। तो इंक्रीजिंग टेंडेंसी को अपोज करने के लिए सभी बच्चे समझ रहे हैं कि इसमें जो करंट होगा उसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो उसके लिए आउटवर्ड होना चाहिए, और आउटवर्ड होने के लिए करंट इसमें जो इंड्यूस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। करंट इसमें जो इंड्यूस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। ये बात जो मैंने बताया ये किसके थ्रू बताया, लेंज के थ्रू। तो यहां पर जो बैटरी लगेगी उसकी पोलैरिटी ऐसी होगी, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। ये होगा भाई अपना ई इंड्यूस। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, मैग्नीट्यूड है कितना, डी फाई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड इसका कितना है, डी फाई बाई डी टी। और पोलैरिटी कैसे पता चला, पोलैरिटी अपना पता चला लेंज के थ्रू, पोलैरिटी अपना पता चला लेंज के थ्रू। पूरे चैप्टर में यही बात बस आपको जान लेनी है। तो पोलैरिटी आपकी जो है आई इंड्यूस होगी, ये अपना आई इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि आई इंड्यूस के वजह से जो करंट होगा, आप देखो बी ड्यू टू आई इंड्यूस ऐसा होगा कि नहीं? तो इसके वजह से इसका अपना फ्लक्स होगा, इसका अपना फाई सेल्फ होगा। अभी हम इस फाई सेल्फ को पूरे चैप्टर में नेग्लेक्ट करके पढ़ेंगे, बाद में इसको सेल्फ फ्लक्स भी पढ़ेंगे, फाई सेल्फ भी होगा। और ये फाई सेल्फ इस एक्सटर्नल को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इस एक्सटर्नल को अपोज कर रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां पर ये इसको अपोज करेगा और यहां पे ये आ जाएगा कब, जब ये इंक्रीजिंग इन नेचर होगा, जब ये इंक्रीजिंग इन नेचर होगा। तो शायद सभी बच्चे ये समझ गए कि इंक्रीजिंग इन नेचर वाली कंडीशन में ऐसा होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए, जब ऐसा होगा तो बार मैग्नेट के लिए पूछा जाता है कि बार मैग्नेट को अगर आपने छोड़ दिया, ऐसे फ्रीली छोड़ दिया, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी से कम होगा, जी से ज्यादा होगा, या जी के बराबर होगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज भी अब आप बता सकते हो कि, चलिए उसको मैं अलग से ले लेता हूं, सब इसी में नहीं। पहले ये क्लियर है सभी को, ये सभी बच्चों को क्लियर है भाई कि कैसे मैंने लेंज लॉ और फैराडे दोनों लगाकर फैराडे के लिए बैटरी लगा दी और लेंज से कैसे मैंने डिसाइड किया। ठीक है, चलिए दूसरा केस ये लेते हैं कि यही केस है और मान लो अब ये दूर जा रहा है। मान लो ये है,
मैग्नेट अपना जो है दूर जा रहा है, अवे जा रहा है। तो दूर अगर मैग्नेट हमारा अवे जा रहा होगा, मैग्नेट हमारा अवे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां से इसको इंक्लोज कर रही थी वो कम हो जाएंगी। ये चीज देख पा रहे हैं आप लोग? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं अब कम होंगी। जैसे जैसे दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर होता जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पास होके जा रही थी, अब जैसे जैसे दूर जाएगा वो ऊपर से ही निकल जाएंगी, क्वाइल में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि यहां पर क्या होगा, यहां पे क्या टेंडेंसी है? सभी बच्चे डायरेक्ट बता सकते हैं अब इजिली, जरा बताइएगा। फाई एक्सटर्नल की टेंडेंसी क्या है? फाई एक्सटर्नल अपना डिक्रीजिंग है, फाई एक्सटर्नल अपना डिक्रीजिंग है, देख पा रहे हो? तो जब फाई एक्सटर्नल डिक्रीजिंग है तो आपने क्या सीखा कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इतना समझ में आ गया कि चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग, चेंज हो रहा है। ठीक है, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग, वी हैव ए चेंज, तो उससे इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। अब वो इंड्यूस ईएमएफ कैसा होना चाहिए? इसकी डिक्रीजिंग नेचर को डिक्रीज ना होने दे, डिक्रीजिंग नेचर को डिक्रीज ना होने दे। तो जब डिक्रीजिंग नेचर को डिक्रीज ना होने दे, इससे ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है कि जो हमारा एक्सटर्नल फ्लक्स है वो नीचे है, ये अपना फाई एक्सटर्नल है और ये डिक्रीजिंग इन नेचर है, ये डिक्रीजिंग इन नेचर है। ठीक है, तो हमें ये इसे डिक्रीज नहीं होने देना है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, उसके वजह से जो इंड्यूस करंट आएगा, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, उसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे, तभी तो इसे डिक्रीज नहीं होने देगा। बताओ भाई, ये अपना बी एक्सटर्नल है। तो अपना जो करंट होगा, शायद सब लोग समझ गए कि जो इंड्यूस करंट होगा इसमें, वो इंड्यूस करंट जो आई इंड्यूस होगा वो ऐसा होगा, ये होगा आई इंड्यूस। जब आई इंड्यूस ऐसा होगा तो इसमें जो बैटरी लगेगी, वो बैटरी जो लगेगी वो ऐसी लगेगी। वो बैटरी आपकी ऐसी लगेगी, बताइए। ये अपना हो जाएगा ई इंड्यूस। बताओ, जिसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड डी फाई बाई डी टी। तो क्यों? क्योंकि इस इंड्यूस के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर ही होगी, बी ड्यू टू आई इंड्यूस, और इसका अपना फ्लक्स होगा जो इसके एक्सटर्नल फ्लक्स को अब सपोर्ट करेगा, जो इस एक्सटर्नल फ्लक्स को सपोर्ट करेगा, फाई सेल्फ होगा जो इस एक्सटर्नल फ्लक्स को अब सपोर्ट कर जाएगा। शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि ये जो होगा ये इस तरीके से। तो जब हमारा ये डिक्रीज हो रहा होगा तो इसे डिक्रीज नहीं होने देने के लिए इधर होगा। इसकी वैल्यू तो सभी लोग समझ रहे हैं कि वैल्यू जो होगा इसका वो वही होगा, डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड यही होगा, मैग्नीट्यूड इसका डी फाई बाई डी टी होगा। इतना बात शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा, अब ये बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। ठीक है, ये इधर जा रहा है। अच्छा, ये बताओ कि पोलरिटी उल्टी हो जाए, अब नॉर्थ ना हो, यहां साउथ हो यहां नॉर्थ हो, यहां साउथ हो और यहां नॉर्थ हो, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं वो देख लीजिए।
यहां साउथ है और यहां नॉर्थ है और ये दूर जा रहा है, ठीक है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है और ये दूर जा रहा है। तो नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, इधर नॉर्थ है तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी और साउथ में जाएंगी। जब ये दूर जा रहा होगा तो भी ये कमी होंगी, तो भी ये कमी होंगी। इंटरनल फ्लक्स बढ़ेगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि इंटरनल फ्लक्स बढ़ेगा, भाई ये गलत बोल रहे हैं आप। इंटरनल फ्लक्स बढ़ेगा नहीं, इंटरनल फ्लक्स मतलब फाई सेल्फ जो ऐसा होगा जिससे कि ये इस फ्लक्स को कैंसिल आउट करने से, मतलब डिक्रीज करने से रोके, मतलब उसको सपोर्ट करे। तो उसको उस फ्लक्स, कुछ बच्चे दिमाग में भर लेते हैं कि फ्लक्स को अपोज करेगा, कहां अपोज कर रहा है, इसका जो आई इंड्यूस है इसका अपना फ्लक्स इसको सपोर्ट कर रहा है। तो फ्लक्स को नहीं अपोज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है। जैसे फ्रिक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ बच्चे बोलते हैं मोशन को अपोज करता है, नहीं भाई, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर मोशन को अपोज करता तो ना आप चल पाते ना दौड़ पाते, है ना। ठीक उसी तरीके से फ्लक्स को अपोज नहीं करता है, ये किसको अपोज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को, ठीक है। नहीं भाई, सेल्फ कांस्टेंट नहीं होगा, आप इस पे अभी फोकस मत करिए, ये नेग्लेक्टेड रहेगा अभी बहुत, 2-3 लेक्चर तक फाई सेल्फ को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक बोला ना जाए। जैसे ये चेंज होगा ये भी चेंज होगा, आप भी समझते हैं फाई सेल्फ की का अस्तित्व आई इंड्यूस से और आई इंड्यूस चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। उस पर मत जाइए, आपको बस इतना जानना है कि अभी लेंज लॉ में हम बैटरी का मैग्नीट्यूड d∅dt और उसको लगाएं कैसे, लेंज को कैसे पता चला। सोनू भाई अब ये तुम्हें लेंज से पूछना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी एक्सपेरिमेंट है ये लोग, ये पूरा एज इट इज फैराडे का ही एक्सपेरिमेंट है। चलिए अब इस पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से, जो कॉमन क्वेश्चन कई बार पूछे गए ये है, अच्छा ये सबको क्लियर है कि यहां पे अगर साउथ है और नॉर्थ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साउथ होगा ये नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी साउथ को जाएंगी, तो जितना ये दूर जाएगा वो और कम होंगी, जितना वो पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और आपकी आएंगी, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं पोलैरिटी यहां साउथ नॉर्थ दूं या नॉर्थ साउथ, दूर जाने और पास आने का ही फर्क रहेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, जेईई मेंस वालों ने काफी पूछा है कि इसको अगर हम अंडर ग्रेविटी गिरा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम अंडर ग्रेविटी गिरा दे रहे हैं और इसी में दो केस ले लेते हैं। तो पहले केस में मान लो ये अपना नॉर्थ है, ये साउथ है, फ्री फॉल हो रहा है इसका, अंडर ग्रेविटी आपने इसको रिलीज कर दिया, आपने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ए हमें बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ बार मैग्नेट, ए के बारे में बताना है क्या होगा। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बार मैग्नेट। अब ये ए से नीचे आ रहा है मान लो, तो ए के बारे में बताना है, ए क्या होगा, लेस देन जी होगा, ग्रेटर देन जी होगा, इक्वल टू जी होगा। जल्दी बताइए, कंडक्टिंग लूप है ये, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये अपना कंडक्टिंग लूप है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, जल्दी बताइएगा।
लेस देन जी। एक लोग, कुछ लोग लिख रहे हैं ग्रेटर देन जी। लॉजिक लगाइए, लॉजिक। मैं पानी पी लूं, दोनों के लिए बताइएगा। अब यहां पे मान लीजिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है, अब ये इधर आ रहा है, दोनों के केस में बताइएगा, दोनों के केस में बताइएगा। हाँ, सोच लिया तुम लोगों ने। फर्स्ट में ग्रेटर, सेकंड में लेस, दोनों में लेस। फर्स्ट, चलो अब करते हैं, बहुत सोचा तुम लोगों ने। ठीक है, बहुत बहुत सारे आंसर आ रहे हैं भांति भांति के। आप लोगों की सारी प्रतिभाएं निखर कर सामने आ रही हैं। अब देख लेते हैं, देख लो, मिला लो किसका क्या सही है गलत है। अब मान लो आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन का लॉजिक बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है यार कि सभी को पता है कि ये नॉर्थ से आएगा, तो आपको पता है कि इसमें करंट देख लो। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में करंट देखो, करंट कैसा है, करंट अपना इसमें फ्लक्स इंक्रीजिंग इन नेचर है ना। फ्लक्स अपना ये क्या है, फाई एक्सटर्नल क्या है, इंक्रीजिंग इन नेचर है, इंक्रीजिंग इन नेचर है। तो करंट इसमें ऐसा होगा जो इसको अपोज करे, तो इसमें आई इंड्यूस ऐसा होगा। और जैसे ही आपने आई इंड्यूस मार्क कर लिया, बोर्ड पे देखिएगा, सभी बच्चों ने ये भूल चुके हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मैंने बताया था आपको, एक करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज ए क्या, उसके दो पोल होते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर के भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कैसे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यहां से निकलेगी और इसमें जाएगी। याद है सभी बच्चों को कि इसकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसकी अपनी जो होगी, ये बी ड्यू टू आई इंड्यूस ऐसा होगा। मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो अगर आप इधर से देखेंगे ऊपर से, तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी और इसमें जो है ये ऐसा है, ऐसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही होंगी। शायद समझ गए होंगे सब लोग। तो यहां मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन सब लोग समझ गए होंगे कि मैंने पोलरिटी इसकी कैसे डिसाइड की। ये आई इंड्यूस, ठीक है, तो इसके वजह से बी इधर, मतलब आप यहां से देख रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रही है और घूमकर इधर जा रही है। तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ये मैं बता चुका हूं, ये मैग्नेटिक मोमेंट में बता चुका हूं। कि तुम लोगों को मैंने मैग्नेटिक मोमेंट में ही बताया था, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, याद करिए। जब मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा था तो मैंने आपको बताया था। इसका मतलब अब एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये नॉर्थ और नॉर्थ यहां पे रिपल्शन होगा, तो जी से कम हो जाएगा। ये बात देख पा रहे हैं, रिपल्शन इसका जो होगा यहां पर रिपल्शन होगा। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, यहां पर इन दोनों के वजह से ये दिख रहा है आप लोगों को। तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ये रिपल्शन है, रिपल्शन होगा भाई। तो रिपल्शन होगा, तो ए जो है वो लेस देन जी होगा। ए जो है अपना लेस देन जी होगा। तो जिन बच्चों का लेस देन था वही आंसर सही है। अब आप यहां आ जाओ, यहां पर क्या होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, लेकिन पास आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्थ से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ में जाएंगी, यही तो है ना भाई।
यहां से क्या हो रहा होगा, ये नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ऐसे साउथ में जा रही होंगी इस तरीके से। ऐसे ही तो हो रहा है भाई, ऐसे ही तो होगा, बोलो। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि जैसे जैसे नीचे आएगा कुछ लाइन अभी केवल कुछ लाइन क्या हो रही होंगी, केवल यहां से ऐसे चली जा रही होंगी इसी पे, जैसे ये नीचे आएगा और पास होंगी। तो हमारी अभी भी फ्लक्स इंक्रीजिंग है, ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि इसकी पोलैरिटी से फर्क नहीं पड़ना, इसके पोलैरिटी से फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों के केस में अभी बताया था मैंने तुम्हें कि इधर नॉर्थ हो या इधर साउथ हो, अगर ये पास आ रहा होगा, ये नॉर्थ साउथ हो या साउथ नॉर्थ हो, अगर पास आ रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो जब फ्लक्स अपना यहां पर बढ़ेगा फिर से, तो सभी बच्चों को क्लियर है कि फ्लक्स यहां पे बढ़ रहा होगा, फ्लक्स एक्सटर्नल इंक्रीजिंग है। तो यहां पे करंट जो है इसको अपोज करना चाहेगा, तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी। ये डाउनवर्ड है तो आई इंड्यूस ऐसा होगा जिससे उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो, इसका मतलब ये अभी भी आई इंड्यूस ऐसा ही होगा। और जब आई इंड्यूस ऐसा होगा तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, आई इंड्यूस अगर ऐसा हुआ तो ये अपने पास नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा, है ना, और ये साउथ है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, करंट अपोजिट होगा। एक मिनट रुको, सही तो है। फ्लक्स डिक्रीजिंग कैसे होगा भाई, फ्लक्स डिक्रीजिंग कैसे होगा, फ्लक्स डिक्रीजिंग कैसे बोल रहे हो तुम लोग, बार मैग्नेट पास आ रहा है ना, तो बार मैग्नेट अगर पास आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो इसको बढ़ने नहीं देना चाहेगा ना। अच्छा एक मिनट, फ्लक्स की डायरेक्शन गलत लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है समझ गया मैं, बिल्कुल सही है आप लोगों का। फ्लक्स तो ऐसा हुआ ना, एक्सटर्नल फ्लक्स इधर है, अब एक्सटर्नल फ्लक्स ऊपर है भाई, फाई एक्सटर्नल इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये है फाई एक्सटर्नल, तो फाई एक्सटर्नल के लिए इसको अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए अब आई इंड्यूस कैसा होगा, इस तरीके से ऐसा होगा आई इंड्यूस, जिससे कि बी ड्यू टू आई इंड्यूस इधर होगा, बी ड्यू टू आई इंड्यूस इधर होगा। ठीक है, तो बी ड्यू टू आई इंड्यूस इधर होगा, और जब ये इधर होगा मतलब ये हुआ अपना नॉर्थ और ये हुआ साउथ, ये हुआ नॉर्थ और साउथ, तो फिर से आपको रिपल्शन मिलेगा, फिर से आपको यहां पर रिपल्शन ही मिलेगा। अच्छा ये क्लियर है सभी को कि फ्लक्स एक्सटर्नल कैसे हुआ, फ्लक्स ये एक्सटर्नल ऊपर कैसे हुआ, ऐसे ये नॉर्थ पोल से आएगा और मैग्नेट ये साउथ में जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी ऊपर जा रही होंगी, तो एक्सटर्नल फ्लक्स इधर होगा। क्लियर होगा सभी को, अब तो क्लियर है सभी को। तो यहां पर भी रिपल्शन है, और जो ए होगा वो लेस देन जी होगा, यहां पे भी आंसर जो आएगा वो लेस देन जी आएगा भाई, आंसर लेस देन जी आएगा, सभी में सेम आंसर लेस देन जी। क्लियर है सभी बच्चों को, सभी में आंसर लेस देन जी ही होगा। आप बोलोगे सर कैसे, इसको अगर उल्टा करके देखें, आप उल्टा कर लो, मान लो ये नॉर्थ और साउथ है, ये ऊपर जा रहा है, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा, आप खुद कर लेना, नॉर्थ और ऊपर ये ऊपर जा रहा होगा, तो एक्सटर्नल फ्लक्स क्या होगा अपना, एक्सटर्नल फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो इसको डिक्रीज, ये देखो यहां पे, यहां देखो, यहां पे भी बता देता हूं,
तो जब ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसका नॉर्थ नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। उल्टा लिख रहा हूं क्या? ये ऊपर जा रहा है तो ये अपने पास डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीज नहीं होने के लिए इधर होगा, तो करंट अपना ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। बिल्कुल, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ठीक है, तो अब ये नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे और ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। देखिएगा, इसको ए ऊपर दिया गया है, अब ये अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे तो ए अभी भी क्या होगा, जी से कम होगा। ए अभी भी जो अपना सॉरी ए ग्रेटर देन जी होगा। ठीक है, नहीं, हाँ ए ऊपर भेज रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो ऊपर भेज रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि अब ए ग्रेटर देन जी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको जो है इस तरफ आ रहा होगा। ये फ्री फॉल में केस होगा, ये तो ऊपर वाला थोड़ा सा समझ इसमें अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स लग रहा होगा ना, ऊपर ले जाने के लिए फोर्स लग रहा होगा, तो इससे इसको हटा देते हैं, इससे फ्री फॉल तक के ही रहने देते हैं। उसमें आंसर हमेशा ए लेस देन जी होगा। फ्री फॉल वाले में रखते हैं क्योंकि इसमें फोर्स लगेगा, तो उस पर फोर्स की बात शुरू हो जाएगी। कौन ऊपर ले जा रहा है उसकी बात होगी ना। हाँ, ये जरूर है कि जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा उससे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्रॉसिंग क्रॉसिंग के बाद बोल रहे हो, क्रॉसिंग के बाद वो भी देख लो, क्रॉसिंग के बाद भी आप जो बोल रहे हो वो भी देख लो। ठीक है, चलिए, आपने जो बोला है वो भी देख लेते हैं। आप यही कह रहे हो ना कि ये था, ये पहले इधर से आया और फिर मान लो इधर चला गया, यही कहना चाह रहे हो? अलग बना देते हैं। मान लो इधर आ गया, यही कहना चाह रहे हो ना कि ये यहां से आया और इसको क्रॉस करके ऐसे चला गया, इसको क्रॉस करके ऐसे चला गया, तो बताइए तो ये रिलीज है, आपने इसको रिलीज कर रखा है। ए इक्वल टू जी, दोनों रिलीज है। अरे इतना समझाने, इतना टाइम लेके समझाया, अभी भी तुम उसी में परेशान हो। अरे यार, जब आपने रिलीज किया वो जी है, बट उसमें इंड्यूस ईएमएफ आया, नॉर्थ पोल रिपल्शन मिल रहा है, तो जी कहां रहेगा, जी से कम रहेगा ना। तो ये रिलीज हुआ है, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आप क्या कह रहे थे कि यहां से आया, तो इसके बारे में तो हम देख चुके हैं। अब ये इधर जा रहा होगा, तो ये अपना साउथ है, ये नॉर्थ है, दूर जा रहा है। तो जब दूर जा रहा होगा तो उसके लिए भी क्या बोलोगे, ये देखो इधर, जब ये यहां से पास करने के बाद इधर से दूर गया, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, ये दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी। और इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी और ऐसे आएंगी, तो फ्लक्स आपका इस डायरेक्शन में है। दिख गया सभी को? तो फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको ऐसे क्रॉस कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ऐसे क्रॉस कर रही है तो फाई एक्सटर्नल अपना ये है और फाई एक्सटर्नल डिक्रीजिंग है।
डिक्रीजिंग है, तो इसको डिक्रीज नहीं होने के लिए इंड्यूस करंट कैसा होगा, जिससे कि उसका जो बी है वो इसको सपोर्ट करे, तो सपोर्ट करने के लिए अपना आई इंड्यूस ऐसा होगा, है ना, जिससे कि इसका अपना बी इंड्यूस या अपना फ्लक्स इसको सपोर्ट करे। तो सपोर्ट करेगा तो इस तरीके से आ रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी अपनी इधर से ही निकल रही है, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो जब ये नॉर्थ और साउथ होगा तो साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करने लगेंगे, दिख रहा है सबको, ये दोनों अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो इसका मतलब इसको पुल मिल रहा है। तो जब पुल मिल रहा है तो एक्सेलरेशन, ये अट्रैक्ट होगा, तो ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको पुल मिल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है जी से कम हो जाएगा, फिर से एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पे भी एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा, यहां पे क्रॉस करके नीचे आ जाएगा तो भी एक्सेलरेशन आपका जी से कम होगा। इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। यहां पे इंक्रीज कर रहा है तो इसको इंक्रीज नहीं होने देने के लिए आई इंड्यूस अपना ऐसा था, और यहां पर अपने पास ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तो इसको रिपल्शन मिल रहा था यहां पे, जिससे कि ए अपना लेस देन जी था, और यहां पे भी ए लेस देन जी है अट्रैक्शन की वजह से। मिडिल ऑसिलेट नहीं करेगा भाई, ऑसिलेट नहीं करेगा, ये इधर से पास हो जाए, कौन इसको रिस्टोर कराएगा? ऑसिलेट क्यों बोल रहे हो? इसको खींचकर ऊपर कौन ले जाएगा? पुल ऊपर की तरफ होगा तभी तो कह रहे हैं कि जी माइनस, अरे यार पुल ऊपर की तरफ है तभी तो ये जी से कम एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। एसएचएम कुछ नहीं होगा, आप खुद सोच सकते हो, इतना एसएचएम के क्वेश्चन कराएगा। कोई गलत नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल में यहां से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, एक्सटर्नल फ्लक्स इधर होगा, दूर जा रहा है तो घटेगा, इसको घटने नहीं देने के लिए आई इंड्यूस इधर ही होगा, बिल्कुल सही है। जब आई इंड्यूस इधर होगा तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे तो ये जी से नहीं जाएगा, जी से कम जाएगा, कुछ ऊपर उसको पुल मिल रहा है, एकदम सही है, ठीक है। रिलीज हॉरिजेंटली का मतलब नहीं समझ में आया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने जितना इसमें केस हो सकता है सारा डिस्कशन कर दिया, ठीक है, जितना केस हो सकता है मैंने सब डिस्कस कर दिया। अभी तक जो नहीं समझे फिर वो नहीं समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि इसी पे कुछ बेसिक चीजें आप डायरेक्शन के लिए देखना चाहो, मान लीजिए आपके पास एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है, इसमें कुछ एक्सटर्नल, अच्छा फाई की बात करते हैं जरा थोड़ा। जो ई इंड्यूस तुमने लिखा मैग्नीट्यूड वाइज, अब मैं पहले मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वो लिखा डी फाई बाई डी टी, यही लिखा, और जो फाई है वो अपना बी ए है, फाई अपना जो है बी ए है मैग्नीट्यूड, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि वो बी ए भी हो सकता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है, बी डॉट ए जो बोल रहे हो, तो बी ए कॉस थीटा हो सकता है, अपोज क्यों करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को, ई इक्वल टू, अच्छा आप ये पूछ रहे हैं कि जो अपना इंड्यूस ईएमएफ है, देखिए पहली बात लॉ में इसका जस्टिफिकेशन मैं एनर्जी से दे सकता हूं, ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन आगे चल के मैं एनर्जी से दे पाऊंगा, बाकी ये लॉ है जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसको इन्होंने बताया है। इसको जो आप पूछ रहे हैं कि अपोज ही क्यों करता है, ठीक है, इसको एनर्जी से हम लोग इसको जस्टिफाई करेंगे आगे, अभी सेल्फ जब पढ़ेंगे, सेल्फ फ्लक्स पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, तो मैं आपको बताऊंगा। ई इंड्यूस जो है डी फाई बाई डी टी है, ये फाई इक्वल टू बी ए है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बी और ए मान लो सेम डायरेक्शन में, यहां पे कॉस थीटा 1 है, तो जब यहां पुट करोगे तो ई इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें देखिए चीजें क्या चल रही हैं,
डी बाई डी टी ऑफ बी ए होगा। तो दोनों चीजें हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो सकता है या एरिया भी चेंज हो सकता है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि एरिया कांस्टेंट, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। ए अगर कांस्टेंट है तभी इंड्यूस होगा, ए को बाहर ले लेना, डीबी बाई डी टी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से होगा। अगर आपका यहां पर बी कांस्टेंट है, एरिया चेंज हो रहा है, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, तो ई इंड्यूस आप ऐसे लिख सकते हो, बी डी ए बाई डी टी। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है, दोनों चीजें इसमें हो सकती हैं। भाई आपने अभी बैच ज्वाइन किया है तो ये आप, मैं इसमें क्या ही बोल सकता हूं। आप लाइव क्लास समझ पा रहे हैं तो लाइव क्लास करिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको मैं एक चीज बस बता सकता हूं कि इंडक्शन के बाद जब ऑप्टिक्स शुरू होगा, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, जो बच्चे अगर बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा रहे, नया है, तो वो इस रे ऑप्टिक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, तब तक बैठ के आप बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स में कोई इसका लेना देना नहीं है, ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स से आप शुरू कर सकते हैं। मैं अभी इतना ही आपको सजेस्ट कर पाऊंगा, और अगर समझ पा रहे हैं, पहले से कुछ पढ़ें, तो दोनों कांस्टेंट होंगे। देखो दोनों कांस्टेंट होंगे मतलब फाई कांस्टेंट होगा, ठीक है। आपने जो पूछा, आप खुद से अगर आंसर पूछते, ठीक है, आपने फट से पूछ लिया, यही चीज मैं कहता हूं कि खुद से सोचा करो। आपने जैसे मुझसे पूछा कि सर दोनों कांस्टेंट होते, तो आपके सामने मेरे भाई दोनों कांस्टेंट होते, तो फाई अपना जो है क्या होता, कांस्टेंट हो जाता। और जब फाई कांस्टेंट हो जाता, ना ही बी चेंज होता, ना ही एरिया चेंज होता, ना ही एंगल चेंज होता। तीन चीजों से चेंज हो सकता है। ये जो आपने देखा है, मैंने अभी कॉस थीटा 1 क्यों ले लिया है, क्योंकि हम आगे एसी में पढ़ेंगे। अगर आपके पास ये पूरा देखिए, अगर फाई की बात करें जनरल, तो वो है बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो टाइम के साथ थीटा भी चेंज हो सकता है। ये चीज जब चेंज होने लगेगा तो अल्टरनेटिंग करंट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा को हम लिखेंगे ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टी, तो ये अपने पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो जब बी और ए कांस्टेंट होंगे, केवल ओमेगा टी मतलब थीटा चेंज होगा, तो आपका जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसमें अभी हम ओमेगा टी को नहीं चेंज कराएंगे, थीटा चेंज नहीं होगा। अभी हमारे इस चैप्टर में, ओनली इन दिस चैप्टर वी हैव आइदर एरिया कांस्टेंट या बी कांस्टेंट, दोनों में से कोई एक चेंज होगा, तो वहां से आप ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इस चैप्टर में। आगे वाले चैप्टर में क्या होगा, आगे वाले चैप्टर में ओमेगा भी चेंज होगा, मतलब क्वाइल को हम रोटेट करेंगे, ठीक है, क्वाइल को हम रोटेट करेंगे। और अगर ये फाई कांस्टेंट है तो सभी को पता है इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, जो तुम पूछ रहे थे। ये खुद से भी जो है आप आंसर दे सकते हो कि ये जीरो हो जाएगा। चलिए यहां पर आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। इसका रेजिस्टेंस आर है इस कॉइल का, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया देखिए लूप है, कंडक्टिंग लूप है, तो एरिया फिक्स कर दिया। कंडक्टिंग लूप है ये, ठीक है, तो कंडक्टिंग लूप है, इसका एरिया फिक्स कर दिया। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड है, मतलब इस कॉइल के प्लेन के इनवर्ड है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड बी, ये टाइम वेरिंग है, बी की वैल्यू आपको दिया जा रहा है, वो आपको दिया जा रहा है मान लीजिए टी स्क्वायर प्लस 2t, बी की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 2t। फ्लक्स हमारा जो चेंज हो रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, कर लो। बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, और ये अपना रेडियस इसका आर है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है फाइंड आर, जो है रेजिस्टेंस ऑफ द लूप है, फाइंड ई इंड्यूस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा,
आई इंड्यूस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। और थर्ड, चार्ज फ्लो इन द इंटरवल t इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बता देंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा बता दीजिए, कर लेंगे क्वेश्चन फटाफट। क्या करेंगे, पहले बी दिया हुआ है और एरिया इसका फिक्स है, तो इसका फ्लक्स निकाल लेते हैं। ये चीज मुझे यहां थोड़ा नहीं लिखना चाहिए था, जगह ही नहीं बचा। ठीक है, चलिए कुछ जगह बन गया है, करते हैं। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, इसके लिए शायद कर लिया होगा कुछ बच्चों ने। सबसे पहले क्या करोगे, पाई निकालोगे। पाई क्या होगा, बी डॉट ए। यहां पे अब कुछ बच्चों को देखिए, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। पहली बात ये देखिए कि बी डॉट ए सीट को, इसको मिनिमाइज करने पे वो स्लाइड में आता नहीं है, मिनिमाइज करने पे वो स्लाइड में गायब हो जाता है भाई। यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बी डॉट ए होता है, यहां बच्चों का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनिए, साइन में वो गड़बड़ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तब तो आपको साइन को देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताता हूं, अगर आप साइन को देखेंगे तो एरिया वेक्टर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, एरिया वेक्टर ढूंढना पड़ेगा। एरिया वेक्टर कैसे ढूंढते हैं वो भी अभी आपको बताता हूं, लेकिन आप इसको लिखेंगे बी ए कॉस थीटा, ठीक बात है। अब बी ए कॉस थीटा में यहां पे थीटा, बी तो अंदर है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, एरिया वेक्टर इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा। अगर आपका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा तो कॉस पाई होगा, अगर इनवर्ड होगा तो कॉस 0 होगा, ठीक है। अब इसको कैसे ढूंढते हैं, ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, हर जगह नहीं मिलेगा आपको। आप पहले ये देखो कि फ्लक्स का नेचर कैसा है, और आई इंड्यूस को देखो। आप पहले, याद है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट में आप एरिया वेक्टर कैसे देखते थे, करंट को देखकर। किसी करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे देखते थे, एनआईए में आई को देखते थे, अपनी फिंगर को आई की तरफ कर्ल करते थे, उस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आता था। तो यहां पे भी आपको करना पड़ेगा पहले आई इंड्यूस लिख के। कैसे, ये इंक्रीजिंग इन नेचर है, बी अपना इंक्रीजिंग इन नेचर है, तो फाई एक्सटर्नल भी अपना इंक्रीजिंग इन नेचर है। दिख रहा है टाइम के साथ जो अपना फाई है इंक्रीजिंग इन नेचर है। तो फाई अगर अपना इंक्रीजिंग इन नेचर है तो इसको, इसमें जो आई इंड्यूस होगा, जल्दी से बताओ आप लोग, इसमें आई इंड्यूस कैसा होगा, इसमें आई इंड्यूस कैसा होगा, जल्दी बताइए। आई इंड्यूस ऐसा होना चाहिए जो इस एक्सटर्नल फ्लक्स जो कि इनवर्ट जा रहा है, इस एक्सटर्नल फ्लक्स को अपोज करे। तो एक्सटर्नल फ्लक्स को अपोज करने के लिए आई इंड्यूस जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसा। ये देख पा रहे हैं, आई इंड्यूस जो होगा वो ऐसा होगा। और जैसे ही आपने आई इंड्यूस निकाला, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, बिल्कुल। तो जैसे ही आपको आई इंड्यूस पता चल गया, एरिया वेक्टर आपको पता चल गया, एरिया वेक्टर जो होगा आउटवर्ड होगा। यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा, इसको देखकर आप बता सकते हैं कि एरिया वेक्टर
क्योंकि करंट मैग्नेटिक मोमेंट जैसे निकालते थे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करिए, थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड, तो ये एरिया वेक्टर आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यहां पे थीटा जो होगा वो पाई होगा, थीटा यहां पर पाई होगा। ठीक है, तो फाई जो अपने पास आ जाएगा वो आएगा माइनस बी ए, फाई जो आएगा वो आएगा माइनस बी ए। अब आप इंड्यूस ईएमएफ जो लिखेंगे वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे आएगा एरिया तो कांस्टेंट है प्लस डीबी बाई डी टी। ऐसे करते हैं, ये आपको बार बार नहीं करना है। अब सुनिए ध्यान से मैं जो क्या बोल रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आप ये इतना कुछ मत सोचिएगा, इसीलिए क्योंकि फाइनली जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है, हाँ एरिया वेक्टर आई इंड्यूस की डायरेक्शन में लेंगे, तो आई इंड्यूस आपका किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल के इधर है, बी इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो कॉस पाई आएगा उसका माइनस। तो मेरा आपसे यह कहना है कि अगर आप साइन ले रहे हैं तो आपको इतना सोचना पड़ेगा, आप साइन मत लीजिए, आप केवल ऐसे क्वेश्चन में बीए करिए और बीए करिए और सीधे सीधे डी फाई बाई डी टी जब करेंगे तो वहां भी साइन मत लीजिए। ठीक है, यहां पे अगर साइन ले रहे हैं तो यहां पे आपको साइन लेना होगा। अगर आप बी डॉट ए में केवल बीए कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, अगर आप बीए कर रहे हैं तो ई लिखने में केवल उसका डी फाई बाई डी टी मॉड निकाल लीजिए और लेंज लॉ से खुद से साइन जो है आप गेस कर लीजिए, वो ज्यादा आसान है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, यहां से आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ई इंड्यूस। ई इंड्यूस अपने पास क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा, कर लेंगे शायद सब लोग। अब पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा, जगह नहीं है यहां पे, छोटा ही कर देता हूं। तो ई इंड्यूस जो अपने पास हो जाएगा फाइनली, वो अपने पास आएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और डीबी बाई डी टी हो जाएगा 2t प्लस 2, 2t प्लस 2, 2 बाहर ले लीजिए तो 2 पाई आर स्क्वायर t प्लस 1, ये हो जाएगा ई इंड्यूस। आपको ई इंड्यूस पूछा था 2 सेकेंड पे, तो 2 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ई इंड्यूस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हो जाएगा यहां पे 2, तो ये 3 और 6, तो 6 पाई आर स्क्वायर वोल्ट, ये आ जाएगा ई इंड्यूस। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। अब आई इंड्यूस की बात आती है। अच्छा, रेजिस्टेंस और एरिया में मैंने कंफ्यूजन हो गया, बड़ी मुसीबत है। इसको स्मॉल आर ले लीजिएगा, है ना, इसको स्मॉल आर ले लीजिएगा, नहीं तो रेजिस्टेंस आर दिया है ना। ठीक है, तो आई इंड्यूस निकाल सकते हैं सभी बच्चे। आई इंड्यूस हो जाएगा ई इंड्यूस, ओम्स लॉ लग रहा है, वी बाई आर रेजिस्टेंस, तो इसको बस आर से आपको डिवाइड करने का है। 2 सेकेंड पे पूछा है, 2 सेकेंड का इंड्यूस ईएमएफ हमें पता है, तो इसको आप करेंगे 6 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, तो ये आई इंड्यूस आ जाएगा। थर्ड पार्ट का क्या करोगे, थर्ड पार्ट का क्या करोगे, 12 पाई आर। देखिए थर्ड पार्ट के लिए बहुत अच्छा तरीका है, चेंज इन फ्लक्स के लिए मैं अलग ही ले लेता हूं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट था, थर्ड पार्ट चार्ज फ्लो, इसका आपको एक जनरल फॉर्मूला बताता हूं। ई इंड्यूस क्या लिखते थे आप, डी फाई बाई डी टी, ये लिखते हो,
और इसको आप क्या लिख सकते हो, डी फाई बाई डी टी को रहने दो, डी फाई बाई डी टी रहने दो। अच्छा आई क्या लिखोगे, आई इंड्यूस क्या लिखोगे, ई इंड्यूस बाई आर, तो ये 1/r डी फाई बाई डी टी लिख सकते हो। अब अगर आपसे चार्ज पूछा है, देखिएगा तो बढ़िया फॉर्मूला निकल कर आता है, नहीं तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये डी क्यू बाई डी टी, ये तो लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी चार्ज फ्लो, करंट फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो भी होगा, डी फाई बाई डी टी। तो ये डी टी कैंसिल होता है, तो आप डी क्यू इक्वल टू 1/r डी फाई ये लिख सकते हो। और मान लो फ्लक्स का जो चेंज हुआ, ये क्यू इनिशियल से क्यू फाइनल हुआ, और ये फ्लक्स हुआ फ्लक्स इनिशियल से फ्लक्स फाइनल, तो आपको एक फॉर्मूला बढ़िया मिलता है, डेल्टा क्यू अगर आपको निकालना हो वो आप लिख सकते हैं डेल्टा फाई बाई में रेजिस्टेंस आर, डेल्टा फाई बाई में रेजिस्टेंस आर। तो ये बढ़िया फॉर्मूला आपको मिलता है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लक्स में केवल मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है। डेल्टा फाई जब लिखेंगे तो आपको केवल फाई फाइनल का मैग्नीट्यूड माइनस फाई इनिशियल के मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है, मॉड वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये अब आप इसको डायरेक्ट यहां पे अप्लाई कर सकते हो। t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड में पूछा गया था, यहां पे देखो t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड में पूछा गया था, तो 0 पे तो फ्लक्स 0 था, देखो t 0 है, b 0 है तो फ्लक्स भी 0 है, b 0 है तो फ्लक्स भी 0 है। अब 2 सेकेंड पे तुमने अभी फ्लक्स निकाला था, कहां गया फ्लक्स, ये हमने क्या लिखा है, ई इंड्यूस लिख दिया है ना डायरेक्ट। हाँ तो फ्लक्स लिख लेते हैं पहले। तो फ्लक्स जो होगा, थर्ड पार्ट का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, देखिएगा। तो थर्ड पार्ट के लिए फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा b इंटू ए, तो फ्लक्स हो जाएगा, ये था कितना 2t स्क्वायर, क्या था t स्क्वायर प्लस 2t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t। अब यहां पे एक चीज फंसेगी, वो ये कि हम बी ए कॉस 0 लेंगे या माइनस लेंगे, सभी बच्चे परेशान हो रहे हैं लग रहा है। चलिए ठीक है, यहां तक ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, क्योंकि यहां पे मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो ये बतानी है कि जो चेंज इन फ्लक्स होगा, उस चेंज इन फ्लक्स में जब आप लिखोगे फाई, तो बी ए कॉस थीटा जो लिखोगे, है ना, तो कॉस पाई आ रहा था, और एक बार कॉस 0 होगा, यहां पे कॉस पाई आ रहा था, तो आप क्या लिखोगे, इनिशियल और फाइनल कैसे लिखोगे, ठीक है। चलिए फिर यहां तक रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स, इसको नेक्स्ट चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन एक और लेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अभी आप ये मैं एज ए थ्योरी आप लिख लीजिएगा, चार्ज फ्लो, एज ए थ्योरी लिख लीजिएगा चार्ज फ्लो। ठीक है, तो ये एज ए थ्योरी लिख लीजिएगा, ये वाला पार्ट हम फिर करेंगे, थर्ड वाला पार्ट अभी मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो थर्ड वाला पार्ट अभी मैं हटा दे रहा हूं, ये पार्ट हम फिर से करेंगे। मैंने अभी थ्योरी बता दी आपको, मैंने आपको इसकी थ्योरी अभी बताई है, इस पे क्वेश्चन फिर नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे। परेशान हो रहे हैं बहुत बच्चे, 5 मिनट भी एक्स्ट्रा दे दिया तो परेशान हो गए। चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा जो भी पढ़ा है प्लीज पढ़ के आइएगा, जिससे आगे आप कनेक्ट कर पाए। अवनीश भाई, जो भी आपको दिक्कत हो रही है, अब फिर से मैं उस चैप्टर पे अगर आऊंगा तो आप बताइएगा, मैं कंप्लीट कर दूंगा। अभी तक मैंने मैग्नेटिज्म में जितना है उतना पढ़ा दिया है, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी आप जब हम लास्ट टाइम रिवीजन में आएंगे तो उसको आप बताइएगा, कर लेंगे, ठीक है। चलिए।